इंटरनेट सिर्फ विलासिता नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है भारत के ही एक राज्य ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरल राज्य की, जिसने पूर्ण साक्षर से पूर्ण डिजिटली साक्षर तक का सफर तय कर लिया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटली साक्षर राज्य बन गया है केरल। तो आज की चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज की इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे क्योंकि ये एक मील का पत्थर है। उस मील के पत्थर को पार किया है केरल राज्य ने। अब ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है, ये कैसे आगे के लिए एक पृष्ठभूमि का काम करेगी, कैसे आगे का राह दिखाती है हमें, सभी पक्षों पर चर्चा को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत का डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। कब बना है? तो ये घटना है 21 अगस्त 2025 को ये घोषित किया गया है इसको। अब 100% डिजिटल साक्षरता इसने प्राप्त कर ली है और 21.87 लाख लोग जो है प्रशिक्षण और मूल्यांकन इनका किया गया। यानी कि जब सर्वेक्षण हुआ तो ये पाया गया कि इतने लोग जो है डिजिटली साक्षर नहीं थे, जिसमें से कि कुछ परिवारों को चुना गया। उन परिवारों के सदस्यों की संख्या, कुछ लोगों की संख्या को चुनने के बाद इतने लोगों को पाया गया कि ये लोग प्रशिक्षण इनको दिए जाने की जरूरत है और उस प्रशिक्षण को दिए जाने के बाद इनके असेसमेंट के बाद ये कहा गया कि केरल अब पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर राज्य के अंतर्गत शुमार हो गया है। अब देखिए, डिजिटल रूप से साक्षर घोषित होने के बाद क्या होता है उसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपलब्धि की पृष्ठभूमि क्या थी। लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि डिजिटली साक्षर का मतलब क्या हुआ। डिजिटली साक्षर का मतलब जैसे साक्षर होने के लिए पढ़ने लिखने की कुछ मूलभूत चीजें जानना जरूरी होता है, वैसे ही डिजिटली साक्षर अगर कोई व्यक्ति साक्षर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्टफोन हो गया या इंटरनेट हो गया या कुछ ऐप्स हो गए, उनके बारे में जो बुनियादी ज्ञान है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको उपयोग करने की जो क्षमता है, उस क्षमता का विकास कर देना। यानी कि बहुत ही बेसिक स्तर की जो क्षमता है, जैसे कि व्हाट्सएप चलाना कोई व्यक्ति जान जाए, कोई संदेश भेजना जान जाए, वीडियो कॉल करना जान जाए, मोबाइल के माध्यम से बिजली का बिल जमा करना हो वो जान जाए। तो इंटरनेट और मोबाइल और ऐसे स्मार्टफोन्स की जो बेसिक समझ है, उसको किसी व्यक्ति को उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें पारंगत करना। पारंगत का मतलब बुनियादी ज्ञान से यहां सिर्फ मतलब है उसको बता देना, उस को करने में अगर वो कैपेबल हो जाता है तो कहते हैं कि वो डिजिटली साक्षर हो गया है। अब देखिए, यहां पर इसके पीछे पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो कुछ प्रमुख बातें हैं। इस पृष्ठभूमि में किन बातों का योगदान रहा? क्या ये एक दिन में ये सफर तय कर लिया गया? कि इस मील के पत्थर को केरल ने एक दिन में हासिल कर लिया? तो नहीं। इसके लिए जिस तरह से केरल जब पूर्ण साक्षर राज्य बना था तो 1980 के दशक में केरल में एक संपूर्ण साक्षरता के लिए एक आंदोलन की तरह एक प्रयास चला, एक कैंपेन चला। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ, साक्षरता के लिए, डिजिटली साक्षरता के लिए भी यहाँ पर कैंपेन चलाया गया और एक एक करके एक एक कदम केरल राज्य ने आगे बढ़ाया है और फिर इस मील के पत्थर को पार किया है। सबसे पहले 2019 में एक घटना हुई, उसकी चर्चा यहाँ पर लाजमी है। नवंबर 2019 में केरल सरकार ने घोषणा की कि इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। यानी कि ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया। इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार घोषित करने के पीछे की सोच क्या थी? तो दरअसल इसके पीछे की सोच थी कि जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का एक अधिकार है, एक राइट है, वैसे ही आज के समय में भी जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट सिर्फ कोई लग्जरी की चीज नहीं है, बल्कि जीवन और विकास के लिए ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षा और स्वास्थ्य आवश्यक है। तो इस तरह से इस कदम को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है कि 2019 में इंटरनेट ने मौलिक अधिकार जब घोषित कर दिया, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया केरल ने। इसके बाद 2021 में एक और महत्वपूर्ण बात हुई, वो हुई पुलमपुरा नाम की एक जो पंचायत थी त्रिवेंद्रम में। यहां पर क्या हुआ, यहां पर त्रिवेंद्रम जो जिला है वहां पर क्या हुआ कि ग्रामीण ये पंचायत है जिसका नाम पुलमपुरा है। यहां पर एक घटना हुई, कुछ मजदूर थे, वो एक कतार में लाइन लगाकर खड़े थे। कुछ लोग जब गए उनके पास पता किए कि ये कतार क्यों लगी हुई है, तो वो जब जो बात निकल कर सामने आई उसकी वजह से लोगों ने विचार किया। दरअसल पता चला कि ये सारे जो मजदूर थे, इस वर्ग के लोग थे, ये अपने बैंक खाते में कितना बैलेंस है ये जानने के लिए कतार लगाए हुए थे। अब यहां पर ये देखा गया कि केवल बैलेंस जानने जैसी छोटी चीज के लिए अगर इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आज के डिजिटल युग में, जो कि ये चीजें एक क्लिक पर आपको पता चल सकती हैं, तो वहां पर यह विचार किया गया कि क्यों ना यहाँ पर एक योजना बनाई जाए और इन लोगों को डिजिटली साक्षर बनाया जाए। अगर ये होता तो ये नौबत नहीं आती। तो इस कठिनाई का समाधान निकालने के लिए यहाँ पर एक प्रयास हुआ, ऑनलाइन सेवाओं को उपयोग करना सिखाया जाए। इसके लिए क्या किया गया कि 5 सदस्यों का
एक यहाँ पर 5 सदस्यों की टीम को गठित किया गया और उसके लिए डीजी पुलमपुरा नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक प्रयोग शुरू किया गया इस पंचायत में, जिसका नाम पुलमपुरा पंचायत था। तो डीजी पुलमपुरा पंचायत से हम कह सकते हैं कि एक प्रयोग शुरू हुआ। तो 2021 में दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम के तौर पर अगर देखें तो 2023 में KFON का पहला चरण पूरा हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। KFON का मतलब क्या हुआ? तो केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसके माध्यम से इसका जब पहला चरण हुआ, यह कोशिश की गई कि पूरे राज्य में जो इंटरनेट है, एक समान इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए लक्ष्य क्या रखा गया कि विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, जो विशेष रूप से बीपीएल वर्ग के लोग हैं, उनमें से 20 लाख ऐसे बीपीएल जो लोग हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको टारगेट किया गया कि वहां तक इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित कराया जा सके। अब ऐसे लोग क्या करते थे? अमूमन ब्लॉक पर जाते थे। तो ब्लॉक पर जाने से बचने के लिए उनको पंचायत स्तर पर ही अगर ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, जब पंचायत ही उनका यहां तक सशक्त हो जाएगा, तो जिन कामों के लिए वो ब्लॉक तक जाते थे, अब उनको पंचायत लेवल पर ही उसका समाधान मिल सकता था। तो इसलिए ये प्रयास किया गया, यानी कि KFON नेटवर्क के माध्यम से पंचायत स्तर पर ही ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया गया, जिससे कि जो गांवों तक इंटरनेट की पहुंच है उसको सशक्त बनाया जा सके। तो अब देखिए, ये तीनों ही कदम को आप कह सकते हैं कि जैसे 2019 में जब मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो यहां पर इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाने को हम पॉलिसी लेवल पर एक सफलता के रूप में देख सकते हैं, यानी कि नीतिगत रूप से हम कह सकते हैं कि एक आधार तैयार हो गया। इसके बाद 2021 में अगर आप देखें तो एक लोकल मॉडल तैयार हो गया, यानी कि पुलमपुरा में जो डीजी पुलमपुरा जो प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर एक ढांचे का निर्माण हुआ, एक मॉडल तैयार हो गया। इसी तरह से 2023 में जब KFON का पहला चरण पूरा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एक तकनीकी आधारभूत ढांचा जो है वो सामने देखने को मिलता है। तो जहां पॉलिसी से शुरुआत हुई थी, पॉलिसी के बाद यहां पर एक लोकल मॉडल मिला और यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप हुआ, और इस तरह से इस कदम पर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इस सफलता को केरल ने आज पूर्ण रूप से डिजिटली साक्षर बन के हासिल कर लिया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब डिजिटली साक्षरता की गणना की प्रक्रिया क्या थी? तो सबसे पहले गणना की प्रक्रिया में यह था कि किसी भी समस्या के निदान के लिए पहले आप तक उस समस्या का पहुंचना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले एक कैंपेन, एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यह बात निकल कर सामने आई कि कितने परिवार के लोग ऐसे हैं जिनको अभी डिजिटली साक्षर बनाए जाने की जरूरत है। तो इस सर्वेक्षण में, इस प्रक्रिया में 83.85 लाख परिवारों को जाके इनका सर्वेक्षण किया गया, यानी कि इसके सदस्यों की संख्या लगभग 1.15 करोड़ थी। इतने लोगों के सर्वेक्षण के बाद यह बात निकल कर आई कि 21.88 लाख लोग ऐसे थे जो कि डिजिटली रूप से अशिक्षित थे। इनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, इनको प्रशिक्षण की जरूरत थी। अब यहां पर बहुत से इतने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत से स्वयंसेवकों की जरूरत थी। तो यहां पर 2.5 लाख स्वयंसेवकों ने इनको ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। सर्वेक्षण के बाद जो बात निकल कर सामने आई, उसके बाद ये लक्ष्य तय किया गया और इस पर काम शुरू हुआ। फिर प्रशिक्षण मॉड्यूल कैसा हो, यानी कि किन बातों को उसमें रखा जाए, मॉडल पर काम किया जाए। तो इस मॉड्यूल में 15 प्रमुख बेसिक ऐसे नॉलेज की चीजों को शामिल किया गया, जिसको बताया जाना यहां पर तय किया गया। अब इस 15 में से अगर 6 चीजें कोई पूरी तरह, 6 चीजें अनिवार्य थी। ये जरूरी नहीं था कि 15 की 15 चीजें जो आपको इसमें मॉड्यूल में तय है वो जानना जरूरी है, उसमें पारंगत होना जरूरी है। लेकिन 6 में अगर जिस तरह से 15 में 6 नंबर आप पाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो 6 ऐसी चीजें थी जिसको कि जरूरी बनाया गया। तो 6 गतिविधियां अगर सफलतापूर्वक करनी अनिवार्य थी, अगर वो आप कर लेते हैं तो इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसमें पास घोषित हो जाएंगे। अब परिणाम ये हुआ कि परिणाम जब इस ट्रेनिंग को पूरा किया गया तो 99% लोग, यानी कि 21.87 लाख लोग इसमें सफल हो गए, यानी कि 21.88 लोग जो कि डिजिटली अशिक्षित थे, इस ट्रेनिंग के बाद, इस मॉड्यूल को अपनाने के बाद उसमें 99% लोग, यानी कि 21.87 लोग सफल हो जाते हैं इस प्रक्रिया के बाद। अब इस प्रक्रिया में इस मील के पत्थर को हासिल करने के बाद हम ये इस पर विचार करना चाहिए कि इसकी पॉलिसी लेवल पर क्या अचीवमेंट्स हैं, यानी कि पॉलिसी अचीवमेंट्स यानी नीतिगत उपलब्धियों की अगर बात करेंगे तो इसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिशन के विपरीत सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। ये एक प्रमुख इस नीति की इंपॉर्टेंस यहां पर निकल कर सामने आती है। कैसे? तो देखिए, इसके लिए डिजिटली साक्षरता के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 60 ईयर्स फिक्स कर दी गई है। लेकिन यहां पर जो अभियान चलाए गए, केरल में जो प्रयास किए गए, यहां पर जो एज का बैरियर था उस बैरियर को क्रॉस किया गया। और एज बैरियर को क्रॉस करने का उदाहरण यहां के आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 60 से लेकर 75 वर्ष
उसके बाद 76 से लेकर यहाँ पर 90 वर्ष, 90 वर्ष से लेकर 100 वर्ष और 100+ ईयर के लोग भी यहाँ पर कुछ मिले हैं। यहाँ पर 2 व्यक्तियों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। 104 वर्षीय मौलवी अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति हैं, 103 वर्षीय यहाँ पर करुणाकर पनिकर नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि डिजिटली साक्षर यहाँ पर बने हैं। तो 100 वर्ष से ऊपर के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पर 7.77 लाख लोग जो हैं वो 60 से 75 वर्ष के हैं जो डिजिटली साक्षर बने हैं। 76 से 90 के बीच में अगर आप देखेंगे 1.3 लाख लोग इसमें भी हैं। वहीं पर 90 से 100 वर्ष के बीच में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 15,221 लोग हैं, यानी कि 15,221 लोग 90 से 100 के बीच में भी है और 100+ में भी कुछ लोगों का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एज के बैरियर को क्रॉस करने की वजह से इसका परास बढ़ा है, बहुत ज्यादा लोगों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों की संख्या ऐसे देखने में मिलती है जो 60+ एज के हैं। तो इस पॉलिसी से जो बात निकल कर आती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनाए जाने की जरूरत यहाँ पर हम देख सकते हैं। इससे हम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। फिर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक चेंज हम कह सकते हैं, यानी अब तक जो नेशनल लेवल पर जो हमारी डिजिटली साक्षर करने की जो पहले थी वो बेसिकली केंद्रित किस पर थी, तो वो कंप्यूटर और लैपटॉप पर आधारित थी। वहां पर उसी को ध्यान में रखकर ये योजनाएं डिजाइन की गई थी, ये प्रयास डिजाइन किए गए थे। यहाँ पर क्या किया गया, एक रणनीतिक चेंज दिखाई देता है कि स्मार्टफोन पर आधारित प्रशिक्षण को यहाँ पर केंद्रित किया गया, यानी कि मोबाइल लगभग हर घर में मौजूद होता है और प्रशिक्षण स्मार्टफोन के इर्द गिर्द डिजाइन करने से इसका परास थोड़ा व्यापक हो गया और लोगों को इजिली जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यानी कि नागरिकों को बिना दफ्तर जाए अब ये सेवाएं अपने घर पर भी उपलब्ध मोबाइल के माध्यम से हो सकती हैं। जैसे विवाह पंजीकरण कराना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप इसको कर सकते हैं। छोटे छोटे भवन के लिए अगर परमिट की जरूरत है तो वहां पर स्व प्रमाणन सेल्फ जो सर्टिफिकेशन है वो मोबाइल के माध्यम से हो सकता है। इस तरह से चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीजें जो है स्मार्टफोन आधारित प्रशिक्षण से संभव हो सकी हैं। फिर के स्मार्ट प्रोजेक्ट 2024 एक महत्वपूर्ण चीज है, यानी स्थानीय निकाय जो सेवाएं हैं वहां पर ऑनलाइन होने से केरला स्मार्ट पंचायत प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या हुआ, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था कि पंचायत और नगर पालिकाओं की सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक लाना। यानी कि जो लोग अब तक ब्लॉक का सफर तय करते थे अब वो पंचायत लेवल पर ही उस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने लगे। तो हम कह सकते हैं कि लोगों की जो ऑनलाइन पहुंच है वो बहुत सुनिश्चित हो गई, बहुत आसान हो गई। यानी कि उसके लिए अब अपने पंचायत में ही उनको ये सुविधा मिली। और कैसे संभव हुई, तो ये संभव हुई स्थानीय स्वशासन इकाइयों यानी पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को सशक्त बनाकर। बहुत ऐसे कुछ जगह थे जहां पर 5-6 जगह पर नेटवर्क नहीं था मोबाइल का, तो वो कैसे संभव हुआ, इसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से संभव हुआ। उसमें स्थानीय स्वशासन जो इकाइयां थी, चाहे पंचायत हो गई या म्यूनिसिपैलिटी हो गई, उसके अहम रोल की वजह से इस आधारभूत ढांचे को इंप्लीमेंट करने में बहुत सुविधा हुई, बहुत आसानी हुई। तो हम इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाकर इस अचीवमेंट से हम कुछ आगे की राह तय कर सकते हैं। आगे की राह में क्या हो सकता है, तो देखिए, एक तो मुख्य बात यह है कि डिजिटल नागरिकता यानी कि डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब यह हुआ, यहां पर सिर्फ डिजिटली साक्षर कर देने से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। नो डाउट ये एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि मील के पत्थर को क्रॉस करने का सफर है, लेकिन तकनीकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और इसको भी सिखाना आवश्यक है। क्योंकि जो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति जिसको सिर्फ बेसिक ज्ञान है, हो सकता है तकनीकी अगर उसको जिम्मेदारी ना पता हो तो उससे कोई अनजाने में ऐसा डिजिटल कोई क्राइम हो जाए या वो किसी डिजिटल क्राइम का शिकार हो जाए। अगर साइबर सुरक्षा का ज्ञान उसको ना हो, अगर ऑनलाइन एथिक्स का ज्ञान ना हो, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इन सारी चीजों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। साथ ही डिजी केरला 2 योजना के अंतर्गत सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच देने की तरफ भी हम आगे देख सकते हैं, यानी इसके विस्तार की दिशा में देख सकते हैं। साइबर अपराध और धोखाधड़ी से बचाव की शिक्षा देना भी जरूरी है, क्योंकि एक भोला भाला व्यक्ति जो बेसिक नॉलेज सिर्फ जिसके पास है उसको आसानी से साइबर अपराधी अपने जाल में फंसा सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि नया व्यक्ति जो मोबाइल में नया नया कोई चीज सीखता है तो उसको बहुत ज्यादा सीखने की क्यूरियोसिटी होती है और उसका फायदा उठाते हैं साइबर अपराधी जो रोज नए नए तरीके निकालते हैं। और धोखाधड़ी से बचने के लिए एजुकेशन यहाँ पर अनिवार्य होता है, ये एक चुनौती के रूप में है, इसके लिए भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। फेक न्यूज की पहचान और जागरूकता फैलाना, एक ऐसी जगह पर जहां पर एक विशिष्ट समुदाय के ज्यादातर लोग रहते हैं जो कि नए नए डिजिटली साक्षर हुए हैं, एक ऐसी जगह पर ऐसा इंफॉर्मेशन जानबूझकर यहां पर इंजेक्ट कर दिया जाए, कुछ गैर
हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये कम्युनल राइट्स में डिवाइड हो सकता है या किसी विशेष चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस चीज के लिए भी ये लोगों को जागरूक करना कि फेक न्यूज होती क्या है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे इस चीज से लोगों को बचाया जा सके, ताकि लोग ज्ञान को समझें कि वास्तविक है या ये सिर्फ एक फेक न्यूज है। इसके विषय में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इंटरनेट पहुंच का विस्तार, अब देखिए यहां पर जो 20 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 14,000 बीपीएल परिवार लाभान्वित हो भी चुके हैं, अब इसको और ज्यादा इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सिर्फ हम कह सकते हैं कि केरल ने एक एक कदम चल के जैसे ये सफर तय किया है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में इसको एक मॉडल के तौर पर देखते हुए आगे की राह में हम ये देख सकते हैं कि भारतवर्ष के लिए भी बधाई की बात है, केरल के लिए भी बधाई की बात है, और इसको इन चुनौतियों के साथ साथ और आगे तक ले जाने की जरूरत है। भारतवर्ष में भी जो उम्र का परास है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, और साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों पर भी आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ केरल सरकार ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार किस वर्ष घोषित किया था? विकल्प आपके सामने हैं, 2017, 2018, 2019 या 2020। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।